हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। चंद्रवंशी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनू सर। आज आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास 9th का एनसीईआरटी विज्ञान साइंस का पहला चैप्टर। देखिए, हम लोग विज्ञान का पहला चैप्टर जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। इंग्लिश की बात की जाए, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो हम लोग विज्ञान का पहला चैप्टर का हम लोग दो पार्ट में बांटेंगे। दो पार्ट में हम लोग पहला चैप्टर को पढ़ेंगे। तो चलिए, हम लोग पहला पार्ट में पढ़ रहे हैं हमारे आसपास के पदार्थ। तो हमारे आसपास के पदार्थ कहने का मतलब हमारे आसपास जितने भी पदार्थ हैं, वे जो भी चीजें हमारे आसपास, वे सभी क्या हैं? पदार्थ हैं। जैसे हमारे पास देखिए ये मार्कर है, तो ये एक पदार्थ है। जैसे मान लीजिए कि ये डस्टर है, ये भी क्या है? पदार्थ है। जैसे मान लीजिए कि कॉपी है, किताब है, टेबल है, कुर्सी है, पंखा है, जो भी चीज हमारे आसपास दिख रहा है वे सभी क्या है? पदार्थ हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पदार्थ कि पदार्थ होता क्या है। तो चलिए, आप लोग भी कॉपी कलम निकाल कर लिखेंगे पदार्थ। पदार्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में आता भी है। तो लिखेंगे पदार्थ। लिखेंगे वे सभी वस्तुएं जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें क्या हो? द्रव्यमान हो, तथा वे कुछ स्थान यानी कहने का मतलब आयतन घेरती है, पदार्थ कहलाती है। पदार्थ क्या होता है? जिसमें क्या हो? द्रव्यमान हो और जो कुछ ना कुछ क्या घेरे? स्थान घेरे। जैसे मान लीजिए कि ये मान लीजिए डस्टर है। डस्टर को हम कहीं रखेंगे तो डस्टर तो स्थान घेरेगा ना, कुछ जगह घेरेगा ना। चलिए, जैसे लिखेंगे किताब, कलम, कुर्सी, टेबल, पानी इत्यादि। जैसे कोई भी चीज है, जैसे हम किताब ही कहीं रखेंगे तो किताब तो कुछ स्थान घेरेगा ना। चलिए, अब हम लोग लिखेंगे पदार्थ का भौतिक स्वरूप। तो चलिए, आप लोग भी लिखिए पदार्थ का भौतिक स्वरूप। चलिए, पहला लिखेंगे हम लोग पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ये जो पदार्थ है, डस्टर है, ये छोटा छोटा कण से मिलकर बना हुआ है। नंबर दूसरा लिखेंगे पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं, जिसे हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये डस्टर ही है, तो इतना छोटा पदार्थ से मिलकर ये बना है कि हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि कितना छोटा छोटा पदार्थ से मिलकर बना हुआ है। नंबर 3 हम लोग लिखेंगे पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। कोई भी पदार्थ है, पदार्थ के बीच कुछ ना कुछ रिक्त स्थान होता है। जैसे मान लीजिए ना, जैसे मानते हैं हम लोग जैसे मान लीजिए कि इसमें हम कुछ पदार्थ डाले हैं। यहां देखिएगा, इधर ये एक डब्बा है, इसमें पानी है। क्या है? पानी है और इसमें हम मान लीजिए कि कुछ अंश डाले। हम मान लीजिए रुई डाल दिए। रुआ जानते हैं ना? रुआ डाले तो देखिएगा कि रुआ में जो ये पानी अंदर चला जाता है, रुआ पानी को खींचता है, भीग जाता है। तो रुआ में कुछ ना कुछ स्थान है, तभी तो पानी उसमें घुसा ना। रुआ में कुछ ना कुछ स्थान है, जगह है। तो चलिए, अब हम लोग लिखेंगे चौथा पॉइंट कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। जो पदार्थ का कण है वो निरंतर गतिशील होते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़कर पदार्थ चले जाते हैं। धूल कण जानते हैं। आगे लिखेंगे तो 5वां पॉइंट लिखेंगे कि पदार्थ के कण
एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जो पदार्थ का कण होता है, जो छोटा छोटा कण होता है, वो एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करता है, यानी कि अपनी ओर उसको खींचता है। ठीक है, अब हम लोग आगे लिखेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। तो चलिए अब आप लोग भी लिखेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। तो देखिए पदार्थ की अवस्थाएं, तो लिखेंगे हम लोग कि पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं। पदार्थ कितना अवस्था में पाया जाता है, 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। लिखिए नंबर पहला लिखेंगे ठोस, जिसका इंग्लिश होता है सॉलिड। दूसरा है द्रव, जिसका इंग्लिश होता है लिक्विड। तीसरा है गैस, जिसका इंग्लिश गैस होता है। पदार्थ कितना अवस्था में होता है, 3 अवस्था में होता है, ठोस, द्रव और गैस। तो चलिए सबसे पहले लिखेंगे ठोस, कि ठोस कहते किसको है। तो चलिए लिखिए ठोस, लिखकर डाल दीजिए। ठोस लिखेंगे जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो तो उसे ठोस कहा जाता है। जिसका आकार एवं आयतन दोनों क्या हो, निश्चित हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, ठोस कहेंगे। जैसे लिखेंगे लोहा, पत्थर, ईंट, कॉपी, कलम इत्यादि, बहुत सारा चीज हो सकता है। दूसरा नंबर में है द्रव, जिसका इंग्लिश होता है लिक्विड। चलिए लिखेंगे जिसका आकार अनिश्चित एवं आयतन निश्चित हो तो उसे द्रव कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, जिसका आकार क्या हो, अनिश्चित हो एवं आयतन निश्चित हो तो उसे द्रव कहेंगे। जैसे पानी, दूध, तेल, घी इत्यादि। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे लिया हुआ कि जिसका आकार क्या होगा, अनिश्चित होगा। जैसे आप ले लीजिए तेल को आप एक मान लीजिए बोतल में ले लीजिए, मान लीजिए 1 लीटर बोतल में आप ले लिए, तो वो जो तेल है से 1 लीटर ही रहेगा। जैसे मानिए कि ये आपका बोतल है, ठीक है, इसमें आप 1 लीटर तेल लिए, तो तेल तो 1 ही लीटर रहेगा, लेकिन उसका तेल का जो आकार होगा वो किस आकार का होगा, बोतल का आकार होगा। और वही 1 किलो तेल आप 1 लीटर तेल आप लिए, उसको आप एक डब्बा में रखिए। जब डब्बा में उसको रखिएगा तो उसका आयतन है तो निश्चित ही रहेगा, यानी वो 1 ही केजी रहेगा, 1 ही लीटर रहेगा, लेकिन उसका जो आकार है वो किस आकार का हो जाएगा, डब्बा का आकार का हो जाएगा, यानी कि उसका आकार बदलते जाएगा, लेकिन उसका जो आयतन है, जो उसका वजन है, वो उतना ही रहेगा। अगर मान लीजिए कि उसको आप 1 लीटर तेल को आप कोई बर्तन में रखें, तो रहेगा 1 ही लीटर, लेकिन उसका जो आकार है वो किस आकार का हो जाएगा, बर्तन का आकार हो जाएगा। इसीलिए लिखा गया है कि जिसका आकार अनिश्चित हो, यानी वो किसी का आकार का भी हो सकता है, एवं उसका आयतन क्या हो, निश्चित हो, तो उसे क्या कहेंगे, द्रव कहेंगे। तो देखिए हम लोग ठोस और द्रव लिखे। अब हम लोग लिखेंगे क्या, गैस। तो चलिए आप लोग गैस लिखकर डैश दीजिए। तो लिखिए गैस, तो लिखेंगे जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित हो तो उसे गैस कहा जाता है। यानी कहने का मतलब है जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होगा तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, गैस कहेंगे। जैसे एलपीजी और दूसरा होता है सीएनजी। तो चलिए हम एलपीजी का फुल फॉर्म भी लिख दिए, हम सीएनजी का फुल फॉर्म भी लिख दिए। एलपीजी का मतलब होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी का मतलब होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इत्यादि। अब हम लोग लिखेंगे जल की अवस्थाएं। क्या लिखेंगे, जल की अवस्थाएं लिखकर डैश दीजिए। लिखिए जल पदार्थ की 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं। जल कितना अवस्थाओं में पाए जाते हैं, पदार्थ के 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं। पहला होता है ठोस, जो कि बर्फ के जैसा होता है। दूसरा होता है द्रव, यानी कहने का मतलब जल और पानी होता है। और तीसरा होता है गैस,
जिसे हम लोग जल वाष्प कहते हैं, भाप। भाप देखिए ना, भाप उड़ता है, उसी को। अब हम लोग लिखेंगे, चलिए लिखिए गलनांक। एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में आता है। गलनांक लिखेंगे, जिस तापमान पर ठोस पिघलकर, क्या लिखेंगे, लिखिए, जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है तो उसे गलनांक कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन होता है। सी का मतलब सेल्सियस या सेंटीग्रेड भी बोला जाता है, और के का मतलब केल्विन होता है। ठीक है, तो क्या लिखे आप लोग, जिस तापमान पर ठोस पिघलकर, तापमान है उसमें हम भाप लगाते हैं, आग देते हैं, तो वो ठोस पिघलकर क्या बन जाता है, द्रव बन जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, गलनांक कहेंगे। जैसे आप देखिए, आइसक्रीम आप लोग खाते हैं ना, आइसक्रीम को देखिएगा, जब वो आइसक्रीम का भट्टी से जो निकलता है वो तो एकदम ठोस रहता है, एकदम पूरा ठोस रहता है। जब वो आइसक्रीम बेचने वाला जब बेचने निकल जाता है तो देखिएगा कि उसका जो आइसक्रीम वो पिघलने लगता है, पिघल कर पानी के रूप में यानी द्रव के रूप में बन जाता है। देखिए ना, खाए ना आइसक्रीम। तो चलिए अब हम लोग लिखेंगे क्वथनांक। तो चलिए क्वथनांक आप लोग लिखकर डैश दीजिए, क्वथनांक। तो लिखिए क्वथनांक, लिखेंगे हम लोग, जिस तापमान पर द्रव, जिस तापमान पर द्रव वाष्प में बदलता है, वाष्प में बदलता है, तो उसे क्वथनांक कहा जाता है। लिखिए, फिर से लिखिए, जिस तापमान पर द्रव वाष्प में बदल जाता है तो उसे क्या कहेंगे, क्वथनांक कहेंगे। यानी द्रव जो है वो क्या में बदल जाएगा, वाष्प में बदल जाएगा। वाष्प कहने का मतलब भाप, भाप देखिए ना, उसमें वो परिवर्तित हो जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, क्वथनांक कहेंगे। चलिए अब लिखेंगे अगला पॉइंट, गुप्त उष्मा। गुप्त उष्मा लेकर डैश दीजिए। लिखिए, जब तापमान में, क्या लिखेंगे, जब तापमान में अवस्था परिवर्तन के समय, जब तापमान में अवस्था परिवर्तन के समय गुप्त उष्मा देने पर भी तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसे क्या कहेंगे, गुप्त उष्मा कहेंगे। उसमें हम उप उष्मा देंगे भी, ठीक है, तो उप उष्मा देंगे तो उस तापमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, गुप्त उष्मा कहेंगे। चलिए अब लेंगे अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन अगला पॉइंट लिखेंगे, अवस्था परिवर्तन लेकर डैश देंगे। लिखेंगे, ठोस को, क्या लिखेंगे, ठोस को उष्मा देने से, ठोस को उष्मा देने से वह द्रव में, क्या में, द्रव में तथा फिर गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, और गैसीय अवस्था को ठंडा करने पर द्रव तथा फिर ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो उसे अवस्था परिवर्तन कहते हैं। देखिएगा, सबसे पहले ठोस अवस्था है, तो ठोस अवस्था को अगर हम उष्मा देंगे, उष्मा देंगे तो वो क्या बन जाएगा, द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। अगर ये द्रव अवस्था को अगर हम उष्मा देंगे तो ये द्रव अवस्था क्या बन जाएगा, गैसीय अवस्था बन जाएगा, गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। अगर इसी को अगर हम ठंडा करें तो जो गैसीय अवस्था है अगर उसको ठंडा दे, अगर शीतलता दें तो ये गैसीय अवस्था द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा, द्रव बन जाएगा। अगर यही द्रव अवस्था को अगर हम ठंडा करें, शीतलता करें, शीतलता दें तो ये द्रव अवस्था क्या बन जाएगा, ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा, ठोस अवस्था में बदल जाएगा। तो चलिए अब अगला पॉइंट लिखिएगा, ऊर्ध्वपातन। तो लिखिए ऊर्ध्वपातन, लिखेंगे, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस,
ठोस अवस्था से सीधे गैस और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, ऊर्ध्वपातन होने वाले पदार्थ को ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहते हैं। देखिएगा ऊर्ध्वपातन, अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन देखिएगा, चित्र बनाना है आप लोग को। देखिए आपका एनसीईआरटी किताब में देखिए दिया हुआ है, पेज नंबर 8 देखिएगा, इसको देखिएगा, ये चित्र है अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन जो कि पेज नंबर 8 में है। इसको आप लोग अच्छा से छापिएगा। देखिए हम भी छापे हैं इसको। ये चित्र बनाए हैं, ये आपका है त्रिपाद बैठकी जिसको बर्नर कहा जाता है। और ये यहाँ पे एक चिमनी मिट्टी का प्याला है, तो लिखे हैं चिमनी मिट्टी का प्याला। और ये जो ऊपर का भाग है ये कीप, देखे ना कीप, जिसको हम लोग टीपा कहते हैं, तो ये टीपा को उल्टा करके रखा हुआ है इस पे, तो ये हमारा कीप हुआ। और ये कीप में इधर साइड से आपका लगाया हुआ है भीगा हुआ कपड़ा, ये आपका क्या भीगा हुआ कपड़ा। और ये कीप के ऊपर सब टेढ़ा किया तो कीप में रहता है ना छेदा, तो वो छेदा बंद किया हुआ है रुई से, क्या ये आपका रुई है। और ये जो चिमनी प्याला का, चिमनी मिट्टी का जो प्याला है, बर्तन है, इसमें ऐसे नौसादर अमोनियम क्लोराइड है इसमें, इस बर्तन में। और ये जो ये हमारा गया है, ये त्रिपाद बैठकी से जो ऊपर गया है, ये हमारा है ज्वालक बर्नर। देखिए ज्वालक बर्नर ऊपर आग फेंक रहा ना रेड कलर का, ये आपका है ज्वालक बर्नर। तो ये अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन हुआ है। अब हम लोग लिखेंगे दाब परिवर्तन का प्रभाव, लेकर डैश देंगे। चलिए लिखेंगे, तो लिखिए दाब परिवर्तन का प्रभाव, डैश दीजिए। लिखेंगे दाब के बने और तापमान के घटने से गैस द्रव में बदल जाती है, द्रव में बदल जाती है। अगला हम लोग लिखेंगे केल्विन, केल्विन लिखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट होता है एग्जाम के दृष्टि से। लिखेंगे डैश दे करके 0 डिग्री सेल्सियस, सी का मतलब होता है सेल्सियस, जिसे हम लोग सेंटीग्रेड भी कहते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस या 273 के का मतलब केल्विन को, केल्विन ताप को निम्न सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? निम्न सीमा। केल्विन ताप का मात्रक है जब सेंटीग्रेड में 273 जोड़ दिया जाता है तो वह केल्विन में परिवर्तित हो जाता है। अगर अगर कोई डिग्री सेल्सियस है, अगर उसमें हम 273 जोड़ देते हैं तो हमारा केल्विन में परिवर्तित हो जाता है। अगर कोई केल्विन है तो केल्विन में अगर 273 हम घटा देंगे तो वो हमारा सेल्सियस में परिवर्तित हो जाएगा। तो हमने पैराग्राफ चेंज करके लिखा कि 15 डिग्री सेल्सियस को केल्विन पैमाना में बदलना। तो देखिए 15 डिग्री सेल्सियस है, अगर हम आपको क्या बताएं कि अगर 15 डिग्री अगर सेल्सियस को अगर केल्विन में बदलना रहेगा तो कितना जोड़ेंगे? 273। तो वही लिखा कि 15 प्लस 273 जोड़ दिए, के बराबर हो गया, जब जोड़ेंगे 15 में 273 तो हो जाएगा 288 केल्विन। अगर आपको क्वेश्चन दे देगा, जैसे देखिए प्रश्न हम लिखे हैं कि निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदले, ये आपका केल्विन में दिया हुआ 300 के है, अगर 273 के यानी केल्विन है। अगर केल्विन को सेल्सियस में बदलना रहेगा तो कितना घटाएंगे? 273। तो देखिएगा पहला है 300 के, तो 300 में से 273 क्या करेंगे? घटाएंगे, तो आपका हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस आंसर होगा। फिर दूसरा है 573 केल्विन, तो 573 में 273 घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 300 डिग्री सेल्सियस आंसर होगा। अब हम लोग आगे लिखेंगे वाष्पीकरण। तो चलिए वाष्पीकरण लेकर डैश देंगे। चलिए लिखेंगे वाष्पीकरण, लिखिए डैश दीजिए। लिखेंगे क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के
वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। क्या लिखेंगे? क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? वाष्पीकरण कहेंगे। चलिए अगला पॉइंट लिखेंगे, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो डैश देकर लिखेंगे, वाष्पीकरण की दर निम्न के साथ बढ़ती है। तो इसका हम लोग 4 पॉइंट लिखेंगे। तो चलिए पहला पॉइंट लिखेंगे, सतह क्षेत्र बढ़ाने पर। सतह क्षेत्र बढ़ाने पर डैश देकर लिखेंगे, सतह क्षेत्र बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। जैसे लिख सकते हैं, कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें क्या करते हैं? फैला देते हैं। कपड़ा का सतह बढ़ जाता है ना, तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं? फैला देते हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, तापमान में वृद्धि। तापमान में वृद्धि लेकर रख देंगे, लिखेंगे तापमान बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। तापमान बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, आर्द्रता की कमी। डैश देकर लिखेंगे, वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता की कमी रहने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। चलिए अब हम लोग चौथा पॉइंट लिखेंगे इसका। चलिए चौथा पॉइंट है आपका, वायु की गति में वृद्धि। डैश देकर लिखेंगे, वायु के तेज होने से जल वाष्प के कण वायु के साथ तेजी से उड़ जाते हैं। वायु के साथ तेजी से उड़ जाते हैं। अतः वायु की गति में वृद्धि होने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। वायु का मतलब क्या होता है? हवा ना। चलिए अब अगला हमारा पॉइंट है, वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। आपका एक प्रश्न है कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। तो चलिए आंसर लिखेंगे, वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास ऊर्जा अवशोषित कर लेता है। जो अपने आसपास का जो ऊर्जा है उसको क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है, सोख लेता है। इस तरह आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता उत्पन्न होती है, यानी ठंडक उत्पन्न होती है। तो चलिए अब हम लोग आगे इसका आगे का जो बुक में प्रश्न दिया हुआ है उस प्रश्न को करेंगे। तो चलिए अब आगे देखेंगे, कुछ वैज्ञानिक कारक प्रश्न है। पहला प्रश्न आपका है, बुक में दिया हुआ है पहला प्रश्न कि गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है, ये आपका प्रश्न है। इसका आंसर लिखेंगे। चलिए लिखेंगे, गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा करता है क्योंकि गर्म शुष्क दिनों में वायुमंडल में जलवाष्प कम होती है। वायुमंडल में जो जलवाष्प होता है वो क्या होता है? कम होती है, जिसके कारण वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। वाष्पीकरण की दर क्या होती है? बढ़ जाती है। और जब कूलर चलता है तो उसका जल अपनी वाष्पीकरण की ऊर्जा अपने वातावरण से लेता है, अपना वातावरण से लेता है तथा तेजी से वाष्पित होता है, जिसके फलस्वरूप ठंडा महसूस होता है। जिसके ही कारण क्या होता है? ठंडा महसूस होता है। अब लिखेंगे दूसरा प्रश्न,
दूसरा प्रश्न देखिएगा, ये आपका दूसरा प्रश्न है। ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न आपका एग्जाम में पूछता ही पूछता है, इसको एकदम पूरा याद कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है, गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है? गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है? तो चलिए हम लोग आंसर लिखेंगे। गर्मियों में घड़े का जल ठंडा होता है क्योंकि घड़े में बहुत बारीक, बारीक का मतलब बहुत हल्का छिद्र होता है, छिद्र होता है, जिसके कारण घड़े का जल रिसता रहता है। घड़े का जल रिसता रहता है कहने का मतलब भींगा हुआ रहता है, हल्का हल्का निकलते रहता है। उसके सतह पर जल का वाष्पीकरण होता है और जल के वाष्पीकरण के लिए घड़े के जल से ऊर्जा का अवशोषण होता है, जिसके फलस्वरूप घड़े का जल ठंडा होता है। तो चलिए अब ये दो प्रश्न देखे, अब तीसरा प्रश्न लिखेंगे हम लोग। देखिएगा तीसरा प्रश्न है कि एसीटोन या पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है? ध्यान से सुनिएगा, आपका प्रश्न क्या है? एसीटोन या पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है? तो चलिए हम लोग इसका आंसर लिखेंगे। चलिए लिखेंगे, जब एसीटोन या पेट्रोल को हथेली पर गिराते हैं तो एसीटोन हथेली के ऊष्मा का अवशोषण कर वाष्पित होने लगता है, उड़ने लगता है, जिसके फलस्वरूप हथेली ठंडा महसूस हो जाता है। अब देखिएगा चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, ये भी आपका एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं? तो चलिए हम लोग इसका आंसर लिखेंगे कप की अपेक्षा प्लेट में दूध या चाय का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होने के कारण वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है और जल्दी ठंडा हो जाता है, जिससे दूध या चाय जल्दी पी लेते हैं। दूध या चाय जल्दी पी लेते हैं। अब चलिए हम लोग लिखेंगे पांचवा प्रश्न। चलिए देखिएगा, पांचवा प्रश्न है, गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? ये आपका प्रश्न है कि गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो लिखेंगे हम लोग आंसर, गर्मियों में हमें सूती एवं हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि सूती कपड़ा पसीना को अवशोषित करता है तथा सूर्य से आने वाली ऊष्मा यानी सूर्य से आने वाली प्रकाश ऊष्मा एवं प्रकाश को परावर्तित करता है, जिससे हमें कम गर्मी महसूस होती है। चलिए समझ में आ रहा है ना? चलिए अब अगला आपका प्रश्न है छठा कि बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर, जो बाहर का जो सतह होता है, बाहरी सतह पर जल की बूंदे क्यों नजर आती है? जो देखते हैं ना, छोटा छोटा बूंद रहता है, नजर क्यों आते हैं? तो लिखेंगे हम लोग आंसर कि किसी बर्तन में हम बर्फीला जल रखते हैं तो जल्दी ही बर्तन की बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदे नजर आने लगती है। वायु में उपस्थित जल वाष्प की ऊर्जा ठंडा पानी के संपर्क में आकर कम हो जाता है और यह द्रव अवस्था में बदल जाता है,
जो हमें जल की बूंदे के रूप में नजर आता है। तो चलिए आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। देखिएगा 7 नंबर प्रश्न है, उबले हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है? ध्यान से लिखिएगा, आंसर लिखेंगे। उबले हुए जल की अपेक्षा भाप से जलने पर तीव्रता अधिक महसूस होती है, क्योंकि जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। अब देखिएगा, अब अगला एक लास्ट है, दूसरा पॉइंट है ये, कुछ मापने योग्य राशियां और उनके मात्रक तथा प्रतीक, इसको थोड़ा याद रखना है, ठीक है। तो देखिएगा, पहला है राशि, इसको 3 कॉलम में बांटेंगे। पहला राशि, दूसरा मात्रक और तीसरा है प्रतीक। तो देखिएगा, हमारा पहला राशि है जिसका नाम तापमान है। तो तापमान का अगर हम लोग मात्रक देखें तो तापमान का मात्रक केल्विन होता है और केल्विन का प्रतीक के होता है। दूसरा है लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर होता है और मीटर का प्रतीक एम होता है, ठीक है। तीसरा है सनहती, सनहती का मात्रक होता है किलोग्राम और किलोग्राम का प्रतीक होता है केजी, केजी से इसको डिनोट करते हैं, केजी इसका प्रतीक होता है। चौथा है भार, तो भार का मात्रक होता है न्यूटन और न्यूटन को हम लोग प्रतीक करते हैं न्यूटन को एन से, ठीक है, डिनोट करते हैं। अगला 5वां है आयतन, आयतन का मात्रक होता है घन मीटर और घन मीटर का प्रतीक होता है m का पावर 3 यानी m क्यूब, ठीक है। अगला है 6ठा है घनत्व, तो घनत्व का मात्रक होता है किलोग्राम प्रति घन मीटर, जिसको हम लोग लिखेंगे केजी प्रति एम क्यूब, ठीक है, एम क्यूब। अगला है दाब, तो दाब का मात्रक होता है पास्कल और पास्कल को का प्रतीक होता है पीए, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक पहला पार्ट 1 के माध्यम से हम लोग एक वीडियो में इतना कंप्लीट किया। अब आगे का जो पार्ट 2 नंबर वीडियो होगा उसमें हम लोग इस चैप्टर का अभ्यास का प्रश्न और उसका आंसर करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।